नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 की पुस्तक। आज का बिंदु है राजस्थान के इतिहास के स्रोत कि राजस्थान में का जो नाम है इसमें क्या क्या इतिहास रहा और जानने के क्या क्या स्रोत रहे हैं। इतिहास भूतकाल में हुई घटनाओं का वृत्तांत होता है। इतिहासकार उन विशेष घटनाओं को महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों के सामने रखकर भूतकाल को वर्तमान से जोड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त करने के लिए जो साधन होते हैं उन्हें इतिहास के स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में शिलालेख हैं, प्राचीन खंडर हैं, स्थापत्य है, चित्रकला के नमूने हैं, काव्य हैं, कथा है, ख्यात है, वंशावलियाँ हैं और शासकों के द्वारा दिए गए परवाने, दान पत्र, पट्टे, दस्तावेज, शासकों के सिक्के, मोहरें, राजकीय प्रशासन से संबंधित खातों की बहियाँ, रोजनामचे, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत जैसे महत्वपूर्ण साधन हैं। साहित्य स्रोतों में उल्लेखित विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण और एकपक्षीय और अविश्वसनीय भी हो सकते हैं, फिर भी निष्पक्ष जांच, विभिन्न स्रोतों की पारस्परिक तुलना और औचित्य तर्क द्वारा विश्लेषित प्रक्रिया से सही इतिहास जाना जा सकता है। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्रोत साधन उपलब्ध हैं, जिन्हें श्यामगिरी के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ये देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं। इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं? पुराने पुरातात्विक जो हमें खुदाई वगैरह में मिले वहाँ हैं, उल्लेखित श्यामगिरी हैं, अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, ताम्रपत्र हैं और कलाकृतियाँ हैं। साहित्य की बात करें तो अपभ्रंश है, संस्कृत है, राजस्थानी है, फारसी, उर्दू है और अंग्रेजी अन्य भाषाओं के किताबें मिली हैं। मानव विज्ञानी स्रोत क्या हैं? शासकीय हैं, अर्थशासकीय हैं, गैर शासकीय हैं और व्यक्तिगत है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साहित्य स्रोत। ऐसे स्रोत जो विभिन्न भाषाओं में मिले, इनमें से ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक दोनों प्रकार के स्रोत सम्मिलित हैं। इनको लिखने वाले व्यक्ति की जाति, पद और प्रकृति के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से धार्मिक और धर्म अंतर ग्रंथों में विभाजित किया जाता है। इनके लेखक भिन्न भिन्न जातियों के थे। उदाहरणों के रूप में चारण हैं, ग्रह, पंचोली हैं, दरबारी, निजी व्यक्तिपरक साहित्य लिखा, गैर ब्राह्मणिक साहित्य जिनमें जैन विद्वान हरिवंश सूरी जिन्होंने सम्राज्ञा कहा और उद्योतन सूर्य की कुंभमाल उल्लेखनीय है। तो ये तो बहुत बार पेपर में पूछा, कुंभमाल रचना किसकी है? उद्योतन सूर्य की है। इनसे भी अच्छी जानकारी मिलती है। इस प्रकार साहित्य स्रोतों में राजस्थान के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में देख लेते हैं किसका ज़्यादा रहा। संस्कृत साहित्य में ज्ञानक, ये बहुत बार पूछा जाता है। पृथ्वीराज विजय किसका है? तो विजय में देखो जय आ रहा है और यहाँ भी जय आ रहा है, तो ये जानक द्वारा लिखा गया था, जिसमें चौहानों का विवरण है। इसके द्वारा अजमेर के साम्राज्य के विस्तार के संबंध सहित पृथ्वीराज चौहानों की विजयों की जानकारी है। चौहान मुख्यतः रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में नैनचंद सूरी का लिखा हमीर महाकाव्य। तो नैनचंद सूरी ने कौन सा लिखा था? हमीर महाकाव्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रणथंभौर की सुरक्षा संघर्षों का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। राणा कुंभा के मुख्य शिल्पी मंडन द्वारा रचित राजवल्लभ ग्रंथ से नगर निर्माण की कला की विभिन्न शैलियों का पता चलता है। तो मंडन ने कौन सा लिखा है? तो राजवल्लभ ग्रंथ लिखा है। इसी काल में लिखे गए ग्रंथ एकलिंग महात्म्य से मध्यकाल से प्रारंभ की भूगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक आदि की जानकारी प्राप्त होती है। अमरसार के अध्ययन के द्वारा दास प्रथा, सैनिकों की वेशभूषा, मल्ल युद्धों, जानवरों की लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक इतिहास का ज्ञान भी प्राप्त होता है। कवि रघुनाथ द्वारा रचित जगत सिंह काव्य को में राणा जगत सिंह की प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख है। रणछोड़ भट्ट की अमर काव्य वंशावली द्वारा बप्पा रावल से राणा राज सिंह तक के मेवाड़ के इतिहास का पता चलता है। 15वीं शताब्दी में भट्टी काव्य से जैसलमेर राज्य के विस्तार का के साथ साथ जैसलमेर नगर के निर्माण और उस शासकों की उपलब्धियों का प्रकाश पड़ता है। बीकानेर के राजा कल्याणमल के आदेश से सदा स्वीकृत राज विनोद ग्रंथ बीकानेर निवासियों के सामाजिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। इस क्रम में बीकानेर के मंत्री करमचंद, ये कपूर करमचंद जो थे, उन्होंने कौन सी लिखी थी? वंशो कीर्तन काव्यम। हमें बीकानेर राज्य का विस्तार, दान पुण्य की संस्थाओं, दशहरे आदि पर पर्व लोगों के उत्साह के बारे में जानकारी बताता है। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट का लिखा हुआ अजितोदय ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के शासनकाल में युद्धों, संधियों और विजयों के साथ साथ उस काल में प्रचलित रीति रिवाजों, परंपराओं की जानकारी देता है। इस प्रकार संस्कृत
के साहित्य स्रोतों द्वारा समकालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्णन की यथार्थता तो संदेह से परे है, किंतु अन्य स्रोतों से उनके संदर्भों की तुलना करने के अलावा नई सूचनाओं के लिए संस्कृत ग्रंथों का अपना विशेष महत्व है। राजस्थानी साहित्य, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत प्रश्न आ रहे हैं यहाँ से। तो राजस्थानी प्रदेश की भाषा राजस्थानी में ऐतिहासिक स्रोतों की स्थिति समृद्ध है। 9वीं शताब्दी में तत्कालीन राजस्थानी भाषा डिंगल की रचनाएं मिलने लगी। इसके दो रूप हैं, डिंगल और पिंगल, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जिसमें रासो अधिक रचे गए। 16वीं शताब्दी में पहले लिखे गए रासो साहित्य विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, क्याम खान रासो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गिने जाते हैं। इनके अलावा कुमान रासो, राणा रासो, संगत रासो भी उल्लेखनीय, जिनके द्वारा राजस्थान के वीर नायकों का जीवन का चित्रण के साथ साथ राजस्थान के जनजीवन के विविध पक्षों को प्रकट किया गया है। रासो के समान ही विलास भी राजस्थानी पद्य साहित्य की विधा रही, जिनमें मान विलास, भीम विलास, दलपत विलास आदि ग्रंथ ऐतिहासिक घटनाओं को स्पष्ट करने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 16वीं शताब्दी के पश्चात राजस्थान में ऐतिहासिक गद्य विधा में अधिक विस्तार हुआ। उसके पश्चात ख्यात, वात, वंशावली, विगत, हकीकत, हाल, याद, वचनिका, दवादेत लिखे गए। ख्यात इतिहास को कहते हैं। बाद में किसी भी व्यक्ति, जाति, घटना, प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास होता है। वंशावली में पीढ़ियों का वर्णन होता है। इसके साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का परिचय भी लिखा रहता है। वचनिका और दवावेत आदि ऐतिहासिक काव्य होते हैं जो अभी तक प्राप्त हुई ख्यातों से ख्यातों की क्रम श्रृंखला 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है, जिन्हें संलग्न ख्यात या बात संग्रह की दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। दयालदास की ख्यात और जोधपुर की ख्यात, आमेर की ख्यात आदि संलग्न लगातार ख्यातों के उदाहरण, जो नैण सिंह की ख्यात और बांकीदास की ख्यात अलग अलग बातों का संग्रह है। फिर आता है ख्यात क्या होती है, तो देख लेते हैं ख्यात क्या है। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए ख्यात साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकालीन और आधुनिक काल के लिए यही से यह ख्यात में यशोगान सम्मिलित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परंतु ख्याल में ऐसी कोई ऐतिहासिक जानकारी मिल जाती है जो फारसी ग्रंथों में नहीं मिलती। जैसे जोधपुर की ख्यात में 1544 में सुमेल युद्ध यानी गिरी सुमेल का जो युद्ध था उसका वर्णन है। तो ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कब हुआ था ये? 1544 में। जबकि समकालीन तवारीख लेखक अब्बास खान नहीं करता, जबकि वह शेरशाह के साथ इस युद्ध में मौजूद था। प्रताप और मान सिंह की भेंट का वर्णन नैन सिंह की ख्यात में है। ख्यातों में भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांख्यिकी वर्णनों के अलावा दुर्गों के निर्माण, गांव की स्थापना, जातियों के स्वरूप आदि के बारे में मिलता है। इतना होने पर भी ख्यातों में कुछ कमियां हैं। उनमें से तिथि दोष का पाया जाना, घटनाओं का वर्णन तिथि क्रम में नहीं मिलना, व्यक्ति और स्थानों के नाम की अशुद्धता, ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करना नहीं करना आदि गिनाई जा सकती है। राजस्थान के प्रमुख ख्याल कौन कौन से हैं उनका वर्णन हम कर लेते हैं। सबसे पहले नैण सिंह की ख्यात। तो नैण सिंह की ख्यात मुनौत नैण सिंह द्वारा लिखी गई। ये राजस्थान के सभी राज्यों प्रदेशों के अलावा सिंध, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि भूभाग में विभिन्न राज्यों और उनके शासकों और क्षेत्रीय शाखाओं का उल्लेख मिलता है। राज्य के मध्य क्या क्या युद्ध हुए, कौन राजपूतों के साथ मुगलों के युद्ध किस प्रकार हुए, उस समय का उल्लेख इस ख्यात के अंदर मिलता है। मध्यकालीन संस्कृति का जीवन वर्णन भी इस ख्यात में है, जैसा वर्णन राजस्थान के अन्य स्रोतों में दुर्लभ है। मंदिर, मठ, भेंट पूजा, तीर्थ यात्रा, सगाई विवाह की रस्में, सतियाँ, जोहर, त्योहार आदि सांस्कृतिक पक्षों पर यह ख्यात प्रकाश डालती है। आर्थिक इतिहास की दृष्टि से कृषि उत्पादन, वाणिज्य, व्यापार, नापतोल, खीराज, भूमि कर आदि का वर्णन नैण सिंह की ख्यात में उपयोगिता को सिद्ध करने में सहायक है। क्योंकि आर्थिक इतिहास की अवधारणा जहाँ इतिहास लेखन में 20वीं शताब्दी की देन है, वहीं 17वीं शताब्दी में आर्थिक तथ्यों के संकलन में रुचि रखकर आर्थिक दशा का उल्लेख रूढ़िवादी लेखन की परंपरा में नई सोच का प्रतीक माना जाता है। इस ख्यात में भौगोलिक वर्णन द्वारा नदियों सहित उनकी लंबाई, मार्ग, पर्वतों के नाम, उन पर बने भवनों का परिचय, प्रदेश, जिले आदि का विस्तार, उनकी दूरियों का वर्णन इसको वैज्ञानिक दृष्टि के निकट कर देती है। पीढ़ियों के वृहत संकलन की यह अमूल्य कृति है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे इतिहास का अमूल्य ग्रंथ कहा है। नैण सिंह की ख्यात को यदि तत्कालीन राजस्थान को जानने के लिए राजस्थान का कोष कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी।
तो इसके जो प्रश्न बन रहे हैं वो मैं डाल रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर, तो आप उन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। कम्युनिटी खोल लीजिए, कम्युनिटी के अंदर ऐसे प्रश्न डाले जा रहे हैं। फिर है बांकीदास की ख्यात। इसके लेखक बांकीदास का जन्म फरवरी 3 1781 में जोधपुर के पंचभद्रा परगने में भिंडियावास नामक गांव में हुआ। बांकीदास एक इतिहासकार के साथ साथ एक कवि भी थे। राजस्थान शासकों ने जब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने की तत्परता दिखाई, तब बांकीदास ने कविता लिखी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि ये कविता किसकी है, तो ध्यान रखना है बांकीदास की है। जिसे गीतों को लिखकर अपना रोष जताया। 1833 में बांकीदास की मृत्यु हो गई। बांकीदास की ख्यात भी नैणसी की तरह बातों का संग्रह है। ये छोटे छोटे फुटकर नोट की तरह लिखी गई है, इनका क्रम नहीं है। इसमें 2776 बातें हैं। इस ख्यात में जोधपुर और जयपुर की स्थापना का विस्तृत वर्णन भी मिलता है। इसमें वस्त्र आभूषणों के नाम है, राजस्थान के पर्व है, त्योहार है, राज्य सरदारों के ठिकानों की वंशावलियाँ, शासकों के जन्म मरण के संवत, मास, पक्ष, तिथि आदि की जानकारी मिलती है। मुसलमानों, जैनों आदि के समय बहुत सी बातें हैं। इस ख्यात के बारे में पंडित हीराचंद ओझा ने कहा कि राजपुताने के तमाम राज्यों के इतिहास संबंधी रत्न इसमें भरे पड़े हैं। तो ये बांकीदास की ख्यात के बारे में कहा गया है। फिर है दयालदास की ख्यात। दयालदास का जन्म पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखना दयालु कौन होते हैं, बीकानेर वाले होते हैं। तो बीकानेर के कुड़िया गांव में 1798 में हुआ। वे योग्य विद्वान थे। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के आदेश पर बीकानेर का इतिहास लिखने की इस ख्यात की रचना की थी, इसलिए बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। दयालदास भी इतिहास में रुचि थी। वे कठोर परिश्रम, उपलब्ध बहियों, वंशावलियों, प्रमाणों के आधार पर ख्यात को लिखा था। इसमें आदि नारायण से महाराज सरदार सिंह के राज्य रोण तक का वर्णन लिखा गया है। यह राज्य राठौर राजपूतों का सूर्यवंशी बताते हुए कन्नौज के जयचंद को इनका पूर्वज बताती है। ख्यात में बीकानेर राज्य की स्थापना और बीकानेर की अन्य शक्तियों से संघर्ष, बीकानेर के शासकों और सामंतों के संबंधों का विस्तार से वर्णन मिलता है। 18वीं शताब्दी का जो वर्णन दयालदास द्वारा लिखा गया वह तुलनात्मक रूप से प्रमाणिक है, और उसमें बीकानेर राज्य की कई तिथियों या घटनाओं को राज्य से लिखने का छुपाया भी है। कुछ घटनाओं के तिथि क्रम भी सही नहीं है। इतना होने पर भी बीकानेर के इतिहास को जानने के लिए ख्यात बहुत उपयोगी है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर आती है मुंडियार की ख्यात। मुंडियार नागौर से 16 किलोमीटर दूर मुंडियार गांव के चारण जाति के किसी व्यक्ति ने इसकी रचना की होगी। इस ख्यात को राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ख्यात जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय लिखी गई थी। इसमें मारवाड़ राज्य की स्थापना, जसवंत सिंह की मृत्यु तक का वर्णन मिलता है। मारवाड़ के प्रत्येक शासक के जन्म, राज्याभिषेक और मृत्यु की तिथियों को जानने के लिए इस ख्यात का बड़ा महत्व है। शासकों के वैवाहिक संबंधों का वर्णन भी है। इस ख्यात से पता चलता है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के पुत्र सलीम के साथ अपनी पुत्री मानबाई का विवाह करवाया था, जो मध्यकालीन इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रख्यात है। तो इसके सारे जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न मैं डाल रहा हूँ डेली, आप वहाँ से जरूर उन प्रश्नों का उत्तर दिया करो। कविराज की ख्यात। लगभग 100 वर्ष पहले जोधपुर शहर की एक दीवार खोदते हुए कविराज की ख्यात मिली। इसमें भी महाराजा जसवंत सिंह के प्रथम शासनकाल तक का वर्णन किया गया है, और यह ख्यात भी जोधपुर राज्य के इतिहास को जानने में सहायता करती है। इस प्रकार जोधपुर राज्य की ख्यात महाराजा मान सिंह के समय लिखी हुई मिलती है। यह ख्यात राज्य आश्रित होने और जनश्रुति के आधार पर लिखी होने से पक्षपात, एकांगी, कल्पना मिश्रित होने के कारण घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर लिखी गई। फिर भी जोधपुर राज्य को जानने की सामग्री इसके अंदर बहुत सहायक है। लोक साहित्य, लौकिक साहित्य। ख्यातों के अलावा राजस्थानी भाषा में ऐतिहासिक वार्ताएं, वचनिकाएं, गीत आदि लिखे गए। इनकी संख्या हजारों में है। लौकिक स्रोतों की दृष्टि से इनमें वर्णित सामग्री राजस्थान की संस्कृति को जानने में अमूल्य है। यद्यपि लौकिक साहित्य द्वारा कहीं ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर होते हैं जो कि अन्यत्र प्राप्त नहीं होती, जैसे बिरम दे सोनगिरारी बात से अलाउद्दीन के जालोर अभियान का विस्तृत वर्णन मिलता है। ख्यातों और लोकगीतों से स्वतंत्रता आंदोलन का वातावरण, सामाजिक चेतना और नए परिवर्तन से लोगों में निराशा और उत्साह की दशा विदित होती है। इस प्रकार से प्रसंगों के अलावा जनता की दिनचर्या, घर प्रांगण, हाट दुकान को बोलते हैं, सामुदायिक भोज, क्रीड़ा, भ्रमण, शिकार आदि के लोक साहित्य जीवन की मानसिकता को प्रकट करने के लिए सबसे बड़ी सूचना का साधन है। इसलिए राजस्थान के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के लिए इनकी उपयोगिता बढ़ गई। फिर उर्दू फारसी वाले। राजस्थान में शासकों का दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य से राजनीतिक,
कूटनीति और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध के द्वारा लगभग 350 वर्षों तक संपर्क रहा। फारसी भाषा में ऐतिहासिक ग्रंथों में राजस्थान से संबंधित सामग्री प्राप्त होती है। हालांकि फारसी लेखकों की रचनाएं निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि वो तो राजाओं का वर्णन, जो मुगल थे उनका वर्णन करते हैं। उनमें लेखकों ने प्रयास राजांतों का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण किया, लेकिन कालक्रम को समझने के लिए राजस्थानी स्रोतों का पूरक कार्य करने में अत्यंत सहायक है। ऐसी फारसी ग्रंथों में सर्वप्रथम अल ब्रूनी ने राजस्थान की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विवरण किया। तत्पश्चात असल निजामी ने ताउमील मासिर में राजस्थान में प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना सहित अजमेर की समृद्धि और पतन का अच्छा वर्णन किया है। अजमेर, नागौर, जालौर आदि में सल्तनत के प्रभाव के बारे में तबकाते नासिरी का वर्णन भी उल्लेखनीय है। इसका उल्लेख मिनाज उस शिराज था। यह प्रथम फारसी लेखक है जिसने उत्तरी पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा दी थी। और हिंदी के जन्मदाता कवि अमीर खुसरो ने खजाई फतू में अलाउद्दीन द्वारा रणथंबोर आक्रमण और चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण का महत्वपूर्ण वर्णन किया है। चित्तौड़ के अभियान में स्वयं भी सुल्तान के साथ था। जियाउद्दीन बरनी द्वारा तारीख फिरोजी में रणथंबोर आक्रमण, अहमद अब्दुल्ला सर हिंदी रचित तारीख मुबारक शाही में मुबारक खिलजी के द्वारा मेवात पर आक्रमण का वर्णन भी मिलता है। मुगल बादशाह बाबर द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी बाबरनामा बहुत बार आती है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु, सिंचाई के साधन सहित राणा सांगा की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन ज्ञात होता है। तारीख शेरशाही के लेखक अब्बास खां शेरवानी ने शेरशाह सूरी से राजस्थान के संबंधों का विस्तृत वर्णन किया है। अब्दुल कादुर बदायनी स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है, तो इंपॉर्टेंट कर लेंगे हम इसको कि ये याद रखना है। इसका ग्रंथ भी पूछा गया, मुंतखब उत तवारीख है। अकबर के काल में इतिहासकार के अलावा तबकात अकबरी का लेखक निजामुद्दीन और उसके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल का नाम भी आता है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, ऐसे अबल और ऐसे ही अकबरनामा। और आईने अकबरी राजस्थान के निरसों से मुगल संबंधों का अच्छी राजस्थान की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक स्थिति का अच्छा वर्णन किया है। जहांगीर के काल में कामगार ने मासिर जहांगीरी और शाहजहाँ के सहित औरंगजेब समय में शाहजहाँ के समय काजी ने लिखित पातशाहनामा, इनायत खां का शाहजहाँनामा और औरंगजेब के समय मोहम्मद हाशिम प्रसिद्ध नाम काफी खां के द्वारा लिखे गए मुंतफ उल लुबाब से 17वीं शताब्दी के राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थान के लेखकों ने फारसी उर्दू में राजस्थान के इतिहास का वर्णन किया। 17वीं शताब्दी के ईश्वरदास नागर और स्वाई जय सिंह द्वारा रचित जिससे मोहम्मद शाही के अतिरिक्त मुंशी ज्वाला साहेब प्रसाद का तवाए राजपुताना और कालीराम कायद का तारीख राजस्थान और मोहम्मद अबूदले फ्राई लिखित तारीख तूफे राजस्थान के नाम से उल्लेखित है। तो ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम देखें पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं। इनमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, उत्खनन से प्राप्त सामग्री इतिहास जानने के साधन में अत्यंत उपयोगी है। इस स्रोत से सामाजिक और आर्थिक जीवन की विस्तृत झांकी मिलती है। वहीं राजनीतिक सूचनाओं और सभ्यता और संस्कृति का विवरण भी प्राप्त होता है। राजस्थान के इतिहास के तथ्यों को सर्वप्रथम अभिलेखों का उल्लेख है, जिनकी संख्या हजारों में है। इस प्रकार के लेखों का संप्रेषण का माध्यम पत्थर एवं धातु का आधार लिया गया। इसमें संस्कृत, फारसी, राजस्थानी, हिंदी, अंग्रेजी रहा। अभिलेखों में राजा, उनके आश्रित, राजपुरुषों, रानियों, राजकुमार, राजकुमारियों, सामंतों, भद्रजनों आदि का नाम, सामाजिक, राजनीतिक निर्णय, धार्मिक आदि कार्यों में सूचनाएं मिलती हैं। यदि ऐसे आलेख की किसी में प्रशंसा और उसके कार्यों के लिए लिखे जाते हैं तो उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। अब आपको लग रहा हो कि सारी किताब पढ़ाने का औचित्य क्या है, तो सारी किताब पढ़ाने का औचित्य है कि आजकल एक एक लाइन से प्रश्न आ रहा है। आपने देखा होगा पूर्व के एग्जामों में यहीं से लाइन उठाएगा और सेम का सेम देके थोड़ी सी चेंजिंग कर देगा। इसलिए अपने को ये किताब पढ़नी जरूरी है। अभिलेखों में सम्राट अशोककालीन विराट अभिलेख सबसे पहले आता है। विराट का अभिलेख, जिसमें ये प्रश्न पूछा कि विराट में के अभिलेख में किस शासक का वर्णन है, तो ध्यान रखना अशोक का है। 273 232 ईसा पूर्व सामाली अभिलेख, 646 ईस्वी खंडेला अभिलेख और 807 में सरकारी अभिलेख, 927 में मंडकील नाल अभिलेख, 1986 डूंगरपुर अभिलेख आदि है।
इन अभिलेखों का राजस्थान के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास के निर्माण में बहुत महत्व है। जैसे विराट अभिलेखों द्वारा यह स्थान मौर्य बौद्ध संस्कृति के साथ साथ सम्राट अशोक के धर्म अनुशासन और धर्म प्रचार के महत्व को नहीं दिखलाता है। तो ध्यान रखना, बौद्ध संस्कृति से संबंधित एक ही है अपने, कौन सा, विराट। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अपेतृ क्षेत्र की तत्कालीन बौद्ध आस्था को भी प्रकट करता है। सामोजी अभिलेख जहाँ 7वीं शताब्दी के मेवाड़ के जनजीवन का चित्रण प्रस्तुत करता है, वहीं गुहिल वंश की प्राचीनता को परिलक्षित करने का यह पहला लेख है। इस प्रकार आलेखों में भाषा और लिपि का ज्ञान भी होता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सकराई प्रस्तर अभिलेख, खंडेला प्रस्तर अभिलेख, डूंगरपुर अभिलेख तो सन 646 का सामेली अभिलेख के अतिरिक्त मंडकील ताल का 986 का अभिलेख राजस्थान की राजनीतिक और आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। उपयुक्त सभी अभिलेख बिजोलिया से पहले के हैं। बिजोलिया वाला तो सबको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट है, पेपरों में लगभग आता है। बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। तो ये जैन मंदिर के समीप एक पत्थर पर खुदा हुआ संस्कृत भाषा में है। तो ध्यान रखना, इसका प्रश्न, इसकी इंपॉर्टेंटता पूछ लेगा आपको कि किस भाषा में है, तो ध्यान रखना संस्कृत में है। लेखक फरमान 1170 ईस्वी का है, जिसमें चौहानों की उपलब्धि ज्ञात होती है, जिसमें कई स्थानों का प्राचीन नाम विदित है। जैसे जालोर को जाबिलपुर बोला गया है, सांबर को शाकंबरी बोला गया है और भीनमाल को श्रीमाल बोला गया है। तो ये प्राचीन नाम है, ये भी पेपरों में पूछे गए हैं। चिरवा का शिलालेख, चिरवा का है उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर चिरवा गांव के में लगा हुआ यह लेख 1273 ईस्वी का है। यह लेख गुहिल वंशीय बप्पा से लेके समर सिंह के समय तक की उपलब्धियां बताता है। सरंग ऋषि का लेख, ये मेवाड़ के राणा हमीर प्रथम से राणा मोक्कल तक की जानकारी मिलती है। इसमें मेवाड़ की आदिम जाति भीलों के सामंत जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसकी ये विशेषता बढ़ जाती है। इसकी रचना 1428 ईस्वी में हुई है। एक लिंग जिसे 7 किलोमीटर दूर सरंग ऋषि नामक स्थान पर लगा हुआ है। मेवाड़ के इतिहास के लिए 1439 ईस्वी में रणकपुर प्रशस्ति भी सम्मिलित है और ये अभी आया था। रणकपुर प्रशस्ति की डेट पूछी गई है 1439, याद रखेंगे, जिसमें राणा कुंभा तक गोहिल सिंसोदिया वंशावली ज्ञात होती है। कुंभलगढ़ का शिलालेख आप जानते हैं मेवाड़ के शासकों का गढ़ रहा है। यह 5 शिलाओं में उत्कीर्ण है। राणा कुंभा तक शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया और यह 1460 में लिखा गया था। तो इसमें व्यवस्थित करना भी आ सकता है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए। और कीर्ति स्तंभ तो आपको पता है कितनी बार पेपरों में पूछा गया है। राणा कुंभा के समय 1460 ईस्वी में उत्कीर्ण यह प्रशस्ति अनेक शिलाओं में विद्यमान है। इसमें मात्र 2 ही शिलाएं शेष हैं। इनके द्वारा 15वीं शताब्दी में राजस्थान सर्वांगीण जीवन का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। राणा कुंभा द्वारा रचित, अब ये राणा कुंभा के ग्रंथ आ गए, तो इनको याद करना है। पहला है चंडी शतक, दूसरा गीत गोविंद, फिर टीका, संगीतराज आदि इसमें उल्लिखित है। फिर राय सिंह की प्रशस्ति, तो ये तो जरूर याद कीजिएगा, ये तो मेरा नाम है। 1594 ईस्वी में बीकानेर के शासक राय सिंह के काल में यह प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग के सहित राय सिंह की काबुल और गंधार की उपलब्धियों का वर्णन करती है। आमेर का लेख, आमेर के कछवा राजवंश के इतिहास को जानने के लिए लेख महत्वपूर्ण है। इसमें पृथ्वीराज, भारमल, भगवनदास, मानसिंह का उल्लेख है। मानसिंह द्वारा निर्मित जमुआ रामगढ़ के प्रकार वाले दुर्ग का भी इसमें वर्णन है। 1612 में ये उत्कीर्ण किया गया। फिर राज प्रशस्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन यही करवाती है राज प्रशस्ति। हकीकत तो ये है, रय से राज और रय से राजसमंद और रय से राज सिंह ने बनवाई थी। और तब रणछोड़ भट्ट ने इस नियमित इस प्रशस्ति की रचना की थी। यह प्रशस्ति 25 बड़ी बड़ी शिलाओं में काले रंग की पत्थर की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण राजस्थान के तट पर लगाई, राजसमंद के जो झील है उसके तट पर लगाई गई है। पत्थर पर खुदी ऐतिहासिक काव्य कीर्ति विश्व के शिलालेखों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें संस्कृत भाषा सहित फारसी और स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रशस्ति द्वारा मेवाड़ के इतिहास का पता चलता है और साथ ही सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को जानने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी रचना 1676 में हुई थी। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें किसने बनवाई, कौन इसका किस भाषा में है, कितने शिलालेख हैं, किस नदी के किनारे हैं, सब चीज़ें। फिर फारसी भाषा के शिलालेख, भारत की मुस्लिम सत्ता की स्थापना के लिए फारसी भाषा के लेख भी हैं, राजस्थान में उत्कीर्ण किए गए।
ऐसे लेख नागौर, जालौर, सांचौर, जयपुर, अलवर, अजमेर, मेड़ता, टोंक, कोटा आदि क्षेत्रों में पाए गए हैं। यहाँ के जो मुस्लिम सत्ता थी उन पर प्रकाश डालता है। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे पुराना जो लेख है वो 1200 का है जो अजमेर में है। अजमेर शिलालेख बोलते हैं इसको। अढ़ाई दिन के झोंपड़े को गुम्बद दीवार के ऊपर लगा हुआ है। इसमें मस्जिद निर्माण की देखरेख करने वाले व्यक्तियों के नाम का उल्लेख है। 1321 से 25 तक अन्य लेख चित्तौड़ में सुल्तान ग्यासुद्दीन का भी मिलता है। इस तरह चित्तौड़ में 1325 में धाईबी पीर की दरगाह लेख चित्तौड़ के नाम को खिराजाबाद बताता है। ये तो बहुत बार आता है ना, खिराजाबाद किसका पुराना नाम है, तो चित्तौड़गढ़ का था। 1679 में कोटा जिले के शाहबाद का लेख औरंगजेब कालीन वसूल किए जाने वाले विभिन्न करों का हवाला देता है। अजमेर में तारागढ़ की सैयद हुसैन की दरगाह का उल्लेख भी है। गुमानजी सिंधिया द्वारा दालान बनाने का वर्णन करता है। इसकी रचना 18वीं शताब्दी में की गई थी। ताम्रपत्र, तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए निमिता अक्सर ताम्रपत्र और दानपत्र कहलाते हैं। इन धातु पत्रों पर शिलालेखों जैसे व्यक्तियों के नाम, शासक, प्रयोजन, समय, भाषा आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इनमें जो महत्वपूर्ण है वो है ताम्रपत्रों में 679 ईस्वी का दुलेव ताम्रपत्र मेवाड़ के दक्षिणी भाग में ऋषभ देव, जो दुलेव के क्षेत्र में महाराज बेटी की शक्ति संपन्नता को बताता है। किष्किंधा का शासक था। ऋषभ के पास आधुनिक कल्याणपुर का नाम से उस समय किष्किंधा था। 1206 में आड़ के ताम्रपत्र से पता चलता है कि गुजरात के शासक भीमदेव सोलंकी का राज्य आहड़ तक था। आहड़ में राज्य का एक मंडल और जिला था। 1817 ईस्वी में प्रतापगढ़ के नाम से टंकी नामक एक कर को हटाने का उल्लेख है, जो प्रति 1 रुपये के हिसाब से ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। तो ये प्रश्न बन जाएगा। मुद्रा, सिक्के और इनका महत्वपूर्ण स्थान है। सिक्के भी व्यापार को दिखाते थे, राज्य की आय को दिखाते थे। तो ये अनेक नाम से सिक्के चला करते थे। यहाँ सोने, चांदी, तांबे, शीशे आदि के सिक्के भी चलते थे। सिक्कों पर अंकित तिथि, राज चिन्ह शासक को दर्शाते थे। सिक्कों की बनावट और ढलाई से तत्कालिक कला के स्तर का मूल्यांकन भी होता है। किसी भी शासक के अधिक सिक्के उसके शासन की स्थिरता का बोध करवाते हैं। 17वीं शताब्दी के पूर्व में राजस्थान में सिक्कों की सूत्रता नहीं थी। उसके पश्चात मुगल प्रभाव के फलस्वरूप इसकी बनावट में सुधार हुआ है। तो ये सिक्के दिखाए गए हैं जिन पे अलग अलग नाम होंगे। राजस्थान के विभिन्न भागों में मालव, सीवी, योध्या जनपदों के सिक्के प्राप्त हुए। इनका प्रमाण है कि जनपद इस क्षेत्र में अच्छी प्रकार से विकसित थे। कई शिलालेख और साहित्य क्षेत्रों में द्रम और एला नामक मुद्रा का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, वो पूछ सकता है द्रम और एला क्या है, तो ये सिक्कों के प्रकार हैं। जो चांदी और सोने की मुद्रा थी, हम सिक्कों के साथ रूपक, नाणक, नाणा आदि संज्ञा भी मुद्राओं का घोतक रही। अजमेर के चौहानों में कई चांदी और तांबे के सिक्के भी उपलब्ध हैं। उनका प्रचलन 11वीं और 13वीं शताब्दी तक रहा। 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्राप्त सिक्के की ओर एक मोहम्मद बिन शाम दूसरी और पृथ्वीराज अंकित है। इस किले के सिक्के के आधार पर कई इतिहासकार मानते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को गजनी नहीं ले जाया गया था। अजयराज के सिक्कों में पृष्ठ में बेल अंकित किया गया है। मेवाड़ के राणा कुंभा के सिक्कों पर उसका नाम और उसकी उपाधि अंकित मिलती है। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ के मुगल सिक्कों का प्रचलन चला। इन सिक्कों को एलची नाम से जाना जाता था। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। बाद में अलग अलग टकसालों से जारी सिक्के चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदेरी कहलाए। जोधपुर के चौहानों के सिक्कों का प्रचलन भी फिर मुगलों ने अनेक सिक्के चलाए। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राठौर नरेशों के नाम से अनेक सिक्के चलाए गए हैं, जो विजयशाही लोकप्रिय हुआ। जयपुर नरेशों ने मुगल काल में जाटशाही सिक्कों का प्रचलन हुआ, जो तौल में 1 तोला रहा। और अंग्रेजों के शासनकाल में चांदी के कलदार सिक्कों का प्रचलन हुआ। फलस्वरूप स्थानीय सिक्के बंद होते गए। फिर आते हैं अपने स्मारक। तो ये पढ़ेंगे अपन कल। स्मारकों का जो टॉपिक है ये हमारा कल हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि स्मारक कौन कौन से हैं। तो ये था अपना बिंदु। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत। और वीडियो आपको लग रहा होगा कि बोरिंग है, परंतु पेपर में प्रश्न यहीं से आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की मूल पुस्तक मानी जा सकती है। ये आप ध्यान रखना।